अच्छा, आज जो है हम लोग मोल्स में एम्पेरिकल फार्मूला देखेंगे। एम्पेरिकल फार्मूला देखो क्या होता है हमारे पास। जो फार्मूलाज होते हैं वो एक तो होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें क्या बताता है? एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसका हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं CO2। और इसी तरह हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का हम बहुत बार देख रहे थे, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है CaCO3। बेसिकली मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल बताता है। इट शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। हमारे पास एक और तरह का फार्मूला होता है जिसका हम कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला या इसका एक और नाम होता है सिंपलेस्ट फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला या सिंपलेस्ट फार्मूला हमें बताता है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। अभी क्या मतलब है सिंपलेस्ट रेशियो का? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपाउंड होता है C2H6, इसका नाम होता है इथेन। ये हमने बॉन्डिंग में पढ़ते वक्त इसकी बॉन्डिंग भी बनाई है। अच्छा, अब ये जो C2H6 होता है ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है विच शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम मॉलिक्यूलर मास भी निकालते हैं। अच्छा, इसमें अगर मैं ये 2 और 6 है इनको कॉमन नंबर से डिवाइड कर दूं, मतलब 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये बन जाएगा C2 हो जाएगा और 6 डिवाइड बाय 2 3 हो जाएगा। तो ये जो मैंने इसका सिंपलेस्ट रेशियो लिया है, जैसे मैथ्स में सिंपलेस्ट रेशियो लेते हो ना, वैसे सिंपलेस्ट रेशियो लोगे तो ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला कहलाएगा। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका सिंपलेस्ट रेशियो लोगे तो इसमें कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो इन दोनों में कॉमन नंबर 1 है, दोनों को 1 से डिवाइड करोगे तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला भी या एम्पेरिकल फॉर्मूला भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला ही बनेगा। कुछ कंपाउंड्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम होगा, जिसमें वो डिवाइड हो जाएगा, सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा, तो वो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला कहलाता है, बाकियों में नहीं बनता। अच्छा, इसका जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह से आते हैं कि वो आपको इस तरह से कह देगा, कह रहा है कि फाइंड द सिंपलेस्ट एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन। देखो, ऑक्साइड ऑफ आयरन का क्या मतलब है कि आयरन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है। अब आयरन जो होता है उसका सिंबल होता है Fe। अब अगर आपको अभी तक ये सिंबल्स वगैरह याद नहीं है तो देखो, ये याद करने की एक तो जरूरत नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट टेबल आपके पास होता है, लेकिन अगर अभी तक आपको याद नहीं हुए तो इसका मतलब है कि आप एक्सटेंसिवली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। अगर प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे क्वेश्चंस की, तो ये इतनी बार यूज हो रहे होते हैं कि वो आपको आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाते हैं खुद ब खुद ही। तो प्रोडक्ट टेबल जरूर यूज करो, यूज करना पड़ेगा, बल्कि बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए। वो सबके एटॉमिक मासेस तो याद नहीं होते किसी को। जैसे आयरन है तो आयरन होता है Fe, ये रहा इसका सिंबल है Fe, और इसका मास नंबर होता है 56। ठीक है, अब इसका एटॉमिक मास नंबर 56 है, क्योंकि आयरन को हम एटॉमिक फॉर्म में देख रहे हैं, जो ऊपर लिखा हुआ है ये प्रोटॉन नंबर है, जो नीचे लिखा हुआ है वो उसका एटॉमिक मास है। इसी तरह जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास नंबर होता है 16। तो मुझे वो ऑक्साइड ऑफ आयरन कह रहा है, तो ऑक्साइड ऑफ आयरन का मतलब क्या है कि कोई कंपाउंड जिसमें आयरन हो और ऑक्सीजन हो। ऑक्साइड ऑफ आयरन है ना, मतलब आयरन और ऑक्सीजन। क्या कह रहा है? फाइंड द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन फॉर्म्ड बाय रिएक्टिंग 2.24 ग्राम आयरन विद 0.96 ग्राम ऑक्सीजन। तो दो तरह के इसमें एलिमेंट्स हैं, आयरन और ऑक्सीजन। तो आपने करना क्या होता है इसमें, पहला स्टेप आपका हमेशा ये होता है कि जो भी एलिमेंट्स आपके पास हैं उनके सिंबल्स लिख दो, और उन एलिमेंट्स की आपको जो भी वैल्यू दी गई, जैसे यहाँ पे मासेस दिए हुए हैं दोनों के, तो आप इनके सिंबल्स के आगे उनके मासेस लिख दो। अक्सर वो परसेंटेजेस भी देता है तो आप परसेंटेजेस लिख दोगे। इस क्वेश्चन में मासेस दिए हुए तो आप मास लिख दोगे।
सेकंड स्टेप क्या होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए? आप उनको डिवाइड करोगे बाय एटॉमिक मास से। जो भी आपने फर्स्ट स्टेप में वैल्यू लिखी है ना, जो क्वेश्चन में दी हुई है, आप उसको डिवाइड करोगे बाय देयर एटॉमिक मासेस। आयरन का एटॉमिक मास हमने अभी देखा, वो होता है 56 और ऑक्सीजन का होता है 16। एटॉमिक मासेस से डिवाइड करोगे, मॉलिक्यूलर मास नहीं निकालना। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन जो है वो O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो आप 2 × 16 नहीं करोगे कभी भी यहाँ एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते वक्त। आप इसके एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे, जो कि ऑक्सीजन का होता है 16। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे, जैसे आयरन को डिवाइड किया, Fe 2.24 डिवाइड बाय 56, तो ये वैल्यू आएगी 0.04, और ऑक्सीजन के लिए ये बन जाएगी 0.96 डिवाइड बाय 16.06। अब ये जो भी आपके पास वैल्यू आ रही है, इसमें थर्ड स्टेप आप क्या करोगे कि ये जितने भी नंबर्स आपके पास हैं, इनमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर है ना, उससे सबको डिवाइड कर दोगे। जैसे स्मॉलेस्ट 0.04, 0.06 में 0.04 स्मॉलेस्ट है, तो आप 0.04 से इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर दोगे। और जब 0.04 से डिवाइड कर दोगे तो आयरन बन जाएगा 1, और हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो 0.06 डिवाइड बाय 0.04 करोगे तो वो बन जाएगा 1.5। सही। अच्छा, फोर्थ स्टेप इसमें क्या होता है? फोर्थ स्टेप जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको करना पड़े। फोर्थ स्टेप क्या है? अगर ये जो नंबर आए ना 1 और 1.5, अगर ये नंबर इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू या दोनों वैल्यू 0.5 या 1.5 या 2.5 या 3.5 या 4.5, 0.5 वैल्यू अगर बन रही होगी, तो आप क्या करोगे? इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे। सही है, मल्टीप्लाई बाय 2। तो अगर मैं ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, 1.5 जो उसकी वैल्यू है, तो आयरन को भी करना पड़ेगा, दोनों को करना पड़ेगा। और अगर फॉर एग्जांपल ये वैल्यू कुछ इस तरह से डेसिमल में, जरूरी नहीं है कि 1.5 ही बने, ऐसा भी हो सकता है कि ये 1.1 बन रही होती। अगर ये 1.1 बनेगी तो फिर आप उसको राउंड ऑफ करके 1 लिख दोगे, और लेट से ये 1.9 बन रही होती तो आप उसको राउंड ऑफ करके 2 लिख देते। लेकिन अगर ये वैल्यू कुछ ऐसी बनी 1.49 या 1.5 के करीब, तो आप फिर उसको राउंड ऑफ करके ना, वैसे तो मैथ्स का अगर रूल फॉलो करो तो 1.5 राउंड ऑफ होकर 2 हो जाना चाहिए, लेकिन हम इसको राउंड ऑफ कर नहीं करेंगे। जब अगर 0.5 या 1.5 या 2.5, 0.5 अगर बन रहा होगा, हम इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे इसको होल नंबर बनाने के लिए। तो जब 1.5 को मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो ये बन जाएगा 3 ऑक्सीजन के साथ, और आयरन के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करा तो ये बन जाएगा 2। तो ये आयरन के साथ आप 2 लिखोगे, ऑक्सीजन के साथ आप 3 लिखोगे, तो ये इस ऑक्साइड का एम्पेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा। अब क्या हमेशा हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे या नहीं करेंगे? कभी कभार। देखो, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये अभी मैं आपको इनऑर्गेनिक के जो कंपाउंड्स हैं उनका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना सिखा रहा हूँ। मोल्स में अभी हम उनका ही पढ़ेंगे, लेकिन जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें थोड़ा सा अपना मेथड डिफरेंट करना पड़ता है। आखिरी स्टेप में कंपाउंड को देख के जज करके हमें कुछ एम्पेरिकल फॉर्मूला प्रेडिक्ट करना पड़ता है उसका। तो वो काम हम तब करेंगे जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड से हमें जब फेमिलियरिटी हो जाएगी, नो हाउ हो जाएगा, तो फिर वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस जो होगा वो उन क्वेश्चंस को करते वक्त वहां पे देखेंगे। फिलहाल आपने ये मेथड याद रखना है। फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो भी चीज दी हुई आपने लिखी। सेकंड स्टेप क्या है, आपने उनके एटॉमिक मासेस से डिवाइड किया। थर्ड स्टेप क्या है कि स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड किया। फोर्थ स्टेप, अगर 0.5 या 1.5 या 2.5 ऐसी कोई वैल्यू आएगी तो मल्टीप्लाई बाय 2 करो। सही है, चलें आगे। कुछ पूछना है किसी को? ओके, चलो आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस। ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस मतलब फास्फोरस और ऑक्सीजन फॉर्म, मतलब एक एलिमेंट फास्फोरस, दूसरा ऑक्सीजन, अ फॉर्म इन विच परसेंटेज बाय मास ऑफ ऑक्सीजन इज 56.33 परसेंटेज बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ये जो फास्फोरस ऑक्साइड है उसमें ऑक्सीजन जो है ना वो 56.33% है, क्योंकि कह रहा है बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज 56.33 है, तो फास्फोरस की कितनी होगी?
अब देखो दो ही तरह के एलिमेंट्स हैं, एक की परसेंटेज 56.33 है, तो परसेंटेज टोटल 100 होती है, तो 56.33 में से मैं 100 माइनस कर दूंगा। तो मेरे पास 43.67 आएगा, तो फास्फोरस की परसेंटेज 43.67 होगी। सही है, बात समझ आई? ऑक्सीजन की परसेंटेज दी हुई है, तो दो ही तरह के एलिमेंट्स हैं, तो वो 100 माइनस करके निकाल लोगे। फिर आपके पास अगेन वही वाले सारे स्टेप्स फॉलो होंगे। फर्स्ट स्टेप आपने कर लिया, एलिमेंट्स लिख लिए, जो अमाउंट दिया हुआ आपने वो लिख लिया। सेकंड स्टेप क्या है कि आप इनके एटॉमिक मासेस से इनको डिवाइड करोगे। जैसे फास्फोरस का एटॉमिक मास 31 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। डिवाइड, अब कैलकुलेटर देखो साथ रखना, करते जाओ साथ साथ, तो तुम लोगों को अच्छा समझ आएगा। अब देखो क्या कहते हैं, जब डिवाइड करोगे 43.67 को 31 से, तो आपके पास अब एक लंबी वैल्यू आएगी, डेसिमल पे ज्यादा होंगे, 1.4087096777। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इसमें आप लोग ना अप टिल 4 डेसिमल प्लेस लिख लिया करो अपने पास आंसर में। जैसे ये आ रहा है तो ये हो जाएगा 1.4087। इसी तरह ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, 56.33 डिवाइडेड बाय 16। तो ये भी एक लंबी वैल्यू आ रही है, ये भी मैं तकरीबन 4 डेसिमल प्लेस या 3 डेसिमल प्लेस भी लिख लो तो आंसर तुम्हारे पास सही आ जाता है। तो ये आ जाएगा 3.521। थर्ड स्टेप क्या करोगे, थर्ड स्टेप ये होता है कि हम दोनों में से जो स्मॉलेस्ट नंबर है दोनों को उससे डिवाइड कर दें। तो 1.4087 जो है स्मॉलेस्ट है, एक 3.5 है, एक 1.4 है, तो मैं 1.4087 से दोनों को डिवाइड करूंगा। तो फास्फोरस तो 1 बन जाएगा, क्योंकि 1.4087 डिवाइड बाय 1.4087 सेम नंबर है। अच्छा, 3.521 को डिवाइड करूंगा 1.4087 से, तो ये मेरे पास वैल्यू बन रही है 2.499। अब 2.499 ये ऑब्वियसली 2.5 के बहुत करीब है, तो दिस इज ऑल्सो 2.5। तो जब ये 2.5 या 1.5 या 0.5 आंसर आ रहा होगा, तो हम फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, जो वैल्यू 0.5 बन रही है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। अगर किसी भी एक को आपने मल्टीप्लाई बाय 2 किया, ऑक्सीजन को किया, तो आपको फिर फास्फोरस को भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फास्फोरस आपके पास हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन को मेरा मल्टीप्लाई करोगे 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो दैट वुड बिकम 5। जिसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा P2O5। सही? कुछ पूछना है किसी को यहाँ तक? सर जी सर मुझे ये पूछना है कि ये कोई भी अगर डेसिमल वैल्यू हो, मतलब 0.5 ना हो, कोई भी डेसिमल वैल्यू हो, तो वो मेरे जो है कि आगे वो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं ना, कोई भी डेसिमल वैल्यू। नहीं, कोई भी डेसिमल वैल्यू हो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल 2.1 आ रही होती तो फिर हम उसको 2 ले लेते। अच्छा जैसे यहाँ बात की है ना कि ठीक। जैसे 1.1 है, तो मैं राउंड ऑफ करके इसको 1 ही ले लूंगा। 1.9 है तो 2 ले लूंगा, लेकिन अगर 1.49 या 1.5 के करीब कोई वैल्यू है तो फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन 3 है। एन एसिड वाज एनालाइज्ड टू फाउंड टू कंटेन 2.44% ऑफ हाइड्रोजन। इसमें एक एलिमेंट हाइड्रोजन है जिसकी परसेंटेज दी हुई है, तो मैंने परसेंटेज लिख दी। दूसरा सल्फर है, उसकी दी हुई है 39.02%, सल्फर की 39.02। और फिर ऑक्सीजन की दी हुई है 58.54। ठीक है, दूसरा काम क्या होगा, इनके एटॉमिक मासेस से डिवाइड करेंगे। हाइड्रोजन 1 होता है, सल्फर 32 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है। डिवाइड करने के बाद जो आंसर्स आएंगे वो एटलीस्ट 4 डेसिमल प्लेस आप लिख देना। सल्फर का आ रहा है 1.219, और ऑक्सीजन का आ रहा है 58.54 डिवाइडेड बाय 16 इज 3.659।
अब इनमें जो स्मॉलेस्ट नंबर है इन सबको स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करो। 1.219 स्मॉलेस्ट नंबर है ना, तो सबको 1.219 से डिवाइड कर दो। सही है, ये हमारे पास बन जाएगा 2, सल्फर बन जाएगा 1 और ऑक्सीजन बन जाएगा 3.659 डिवाइड बाय 1.219, ये बन जाएगा हमारे पास 3। अब ये भी देखो डेसिमल में आ रही है वैल्यू, 3.0016 आ रही है। तो अब 3.0016 को आप 3 लिखोगे ना राउंड ऑफ करके, इसको आप कुछ भी नहीं कर सकते। जिस तरह से जो ये आ रहा था, क्या कहते हैं, 2.44 डिवाइडेड बाय 1.219 आ रहा है, तो ये 2.0016 आ रहा है। तो ऑब्वियसली इसको यू कैन सेफली राउंड टू 4 डेसिमल प्लेस देखो यहाँ तक होती है, ये ऊपर वाली इस स्टेप की बात कर रहा हूँ ना, 4 डेसिमल प्लेस यहाँ पे लिखनी होती है। 4 डेसिमल प्लेस या 3 डेसिमल प्लेस दोनों लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये 2.44 डिवाइडेड बाय 1 तो 2.44 ही बनेगा ना, आगे अब 0 ही आना है, इसलिए मैंने वो 4 डेसिमल प्लेस पे मैं गया नहीं। 4 डेसिमल प्लेस या 3 डेसिमल प्लेस दोनों लिख सकते हो। बहरहाल तो हाइड्रोजन को मैं 2 लिखूंगा और ऑक्सीजन को मैं 3 लिखूंगा। और यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई बाय 2 करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई वैल्यू 0.5 या 1.5 या 2.5 या 3.5 नहीं बनी है मेरी। तो फिर मैं ये फोर्थ स्टेप जो है वो यहाँ पे मुझे करने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला यहाँ पे आ गया, H2S1 है तो 1 हम लिखते नहीं है, O3, तो H2SO3 लिखो। दिस इज माय एम्पेरिकल फॉर्मूला फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन। सही है, कोई सवाल कुछ पूछना हो किसी को? अली, हबीब, अनस, मुनीब, मुनीब कहाँ गया? उस्मान, मुनीब आ गया, सबिया, शानदाना, शमाइल। अभी जो क्वेश्चन छुट्टे जा रहे हैं ना वो होमवर्क हो गए तुम्हारे। अच्छा, ये थोड़ा सा एक डिफरेंट क्वेश्चन है, ये हमें करना है, क्वेश्चन 9। जी सबिया इंशाल्लाह होगा। और पहला जो होगा वो फिर हमारा मेटल्स का होगा। क्वेश्चन 9 कह रहा है कंपाउंड वाज फाउंड टू कंटेन 40% कार्बन, 6.67% हाइड्रोजन एंड 53.33% ऑक्सीजन बाय मास। सही है, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने का कहेगा तो निकाल लोगे, लेकिन यहाँ पे देखो इसने एडिशनल डिटेल क्या दी है, कह रहा है इज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास फॉर 60। अच्छा, जो कंपाउंड है उसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बता रहा है। इस इंफॉर्मेशन से जो आपको दी हुई है, आप इससे क्या निकालते हो, इंपेरिकल फॉर्मूला। और इंपेरिकल फॉर्मूला से अगर आप मास निकालोगे तो वो इंपेरिकल मास कहलाएगा, मॉलिक्यूलर मास नहीं कहलाएगा। और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आप मास निकालोगे तो वो मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो मैं नहीं निकाल सकता, मैं तो इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल सकता हूँ। तो पहले फिलहाल हम इसका क्या कहते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल देते हैं, जो जिसकी मुझे इंफॉर्मेशन दी है जो मैं निकाल सकता हूँ। जैसे यहाँ पे इसने क्या दिया हुआ है, कार्बन 40% है, हाइड्रोजन 6.67 है और ऑक्सीजन है 53.33। इनके एटॉमिक मास से इनको डिवाइड करो तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। अब ये 40 डिवाइडेड बाय 12 हमारे पास वैल्यू बनती है 3.333। अब 4 डेसिमल प्लेस लिख लो तो वो भी 3 है। फिर हाइड्रोजन हमारे पास बनेगा 6.67 और ऑक्सीजन बनेगा 53.33 डिवाइडेड बाय 16 which is 3.3331। अब इनमें जो स्मॉलेस्ट नंबर है हमारे पास वो क्या है, 3.331। तो सबको जो है मैं 3.3331 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये कार्बन मेरे पास क्या बन जाएगा, ये तकरीबन 1 बन जाएगा। अब ज़ाहिर 3.333 को डिवाइड बाय 3.331 करोगे तो वो 1.0000 समथिंग बनेगा, तो उसको 1 ही लिखोगे।
इसी तरह ऑक्सीजन तो बनेगा ही 1 क्योंकि वो एक ही नंबर से डिवाइड हो रहा है, और 6.67 डिवाइड बाय 3.3331 करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2.000 समथिंग, जिसको आपने 2 लिखना है। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू 0.5, 1.5, 2.5 नहीं आ रही, तो यहाँ पे भी वो जो फोर्थ मेरा स्टेप है मल्टीप्लाई बाय 2 करने वाला, उसकी मुझे जरूरत नहीं है। तो ये जो है ना, देखो मेरे पास क्या बना, एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला से जो मैं मास निकालूंगा उसको हम कहते हैं एम्पेरिकल मास। अब मास कैसे निकालूंगा, जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हो वैसे एम्पेरिकल मास भी निकालेंगे। जैसे कार्बन का 1 एटम है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 12 का, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। इसी तरह ऑक्सीजन के 1 एटम है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। ठीक है, इससे जब मैं अपना एम्पेरिकल मास निकालूंगा तो वो मेरे पास आ रहा है 30। तो दिस इज माय एम्पेरिकल मास। ये जो है ना, एम्पेरिकल मास होता है। सही है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लो, आगे नई चीज करनी है। लेकिन इस क्वेश्चन में इसने ना एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए नहीं कहा था, मैंने निकाला है क्योंकि मुझे निकालना पड़ेगा पहले। और एम्पेरिकल मास भी निकालने के लिए नहीं कहा था, वो भी मैंने निकाला है। क्यों निकाला है ये, क्योंकि मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक पहुंचने के लिए एक वैल्यू निकालनी है, जिसको मैं ना, उस वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं, हम करते हैं मॉलिक्यूलर मास। हम करते हैं मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास, और इस वैल्यू, ये जो रेशियो आता है इसको हम एन कहते हैं। कोई भी सिंबल दे दो, एन कह दिया हमने। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास इसने क्वेश्चन में देखो गिवन है, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 60, और एम्पेरिकल मास आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला से निकाला 30, तो 60 डिवाइड बाय 30 करोगे तो ये जो एन आपके पास बनेगा ये बन रहा है 2। ये जो नंबर आ रहा है 2, आप करोगे क्या, जो आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला निकला है ना, उस एम्पेरिकल फॉर्मूला को इस 2 से मल्टीप्लाई करा दोगे। कैसे, कि एटम्स के जो सब्सक्रिप्ट है ना, वो इस 2 से मल्टीप्लाई करा दो, तो वो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आता है, CH2O, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये 2 जो है वो इस कार्बन के 1 से मल्टीप्लाई होगा, हाइड्रोजन के 2 से मल्टीप्लाई होगा, ऑक्सीजन के 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा C2H4O2। ये जो है हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया। सही है। अब मुझे बताओ, अगर किसी को समझ नहीं आया तो फिर हम ऐसा ही एक और क्वेश्चन करेंगे, अगर आ गया तो फिर हम इससे आगे बढ़ जाते हैं दूसरी वर्कशीट पे। शानदाना, मॉलिक्यूलर मास मुनीब क्वेश्चन में गिवन है 60। देखा, हबीब, शानदाना, अनस, उस्मान। जैसे क्वेश्चन 10 भी ऐसा ही है, 11, 12, 13 ये कर सकते हो, ये आसान आते हैं। बस थोड़ा सा ऑर्गेनिक में आप लोगों को मुश्किल होगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन में, तो वो जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसके एम्पेरिकल फॉर्मूला वहां पे देख लेंगे। और ये 325 है क्वेश्चन 14 में, दिस वैल्यू इज 325 नॉट 3.25, करते वक्त ख्याल रखना। अच्छा, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये कल वाले ही हैं, बस इसमें कल जो हम वर्कशीट कर रहे थे इसके कुछ क्वेश्चन ना नीचे आ गए थे। अनस, कौन सी न्यू वाली चीज?
अनस क्या कह रहे हो, जल्दी बताओ। एम्पेरिकल मास निकालने के बाद देखो क्वेश्चन में आप डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास करा तो ये वर्ड आपके पास एक रेशियो आ जाएगा जिसको मैंने एन से डिनोट करा है, दिस इज एन। ठीक है, और ये जो वैल्यू आ रही है 2, ये रेशियो इसका 2 आ रहा है, तो इस रेशियो के बाद मैंने जो 2 नंबर आया है एम्पेरिकल फॉर्मूला को इससे मल्टीप्लाई करा दिया, मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला है मेरे पास CH2O, तो मैंने 2 से इन सबको मल्टीप्लाई करा दिया, तो कार्बन 1 था तो कार्बन 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 था तो 2 द 4 हो जाएगा, और ऑक्सीजन 1 था तो ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, बस ये सर करा सर जी। सर ये एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या शो करता है? मतलब ये क्या, मतलब ये हमने जो निकाला है और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ये क्या दोनों क्या मतलब शो करते हैं? डिफरेंस क्या है इनमें? तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें शो करता है डिफरेंस, ये अभी लेट आए थे क्या? जी सर, मैं लेट आया था। अच्छा, एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें शो करता है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शो करता है, इट शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ठीक। सही है। ये जो आपने से एग्जांपल लिखी हुई इथीन इथेन और एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो मतलब वो जो जब कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला बनेगा तो उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। देखो कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी फॉर्मूला और केमिकल प्रॉपर्टी। प्रैक्टिकली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला में नहीं होता, नहीं, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन है, एम्पेरिकल फॉर्मूला भी एक रिप्रेजेंटेशन है। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल है इथेन का C2H6, ये इस तरह से हमने इसकी बॉन्डिंग बनाई है वहां पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे इसको, कोवलेंट बॉन्डिंग में भी हमने थोड़ा सा ट्राई किया था बनाने, ठीक है, तो ये जो है वो एग्जिस्ट इसी फॉर्म में करेगा। अगर मैं इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल रहा हूँ, इसमें 2 से दोनों को डिवाइड करके कॉमन नंबर से CH3, तो ये मेरे पास सिर्फ क्या कहते हैं कैलकुलेशन की हद तक है, ये CH3 की मॉलिक्यूल थोड़ी बनेगा, मॉलिक्यूल तो यही रहेगा ना, जब मॉलिक्यूल ये रहेगा तो प्रॉपर्टीज आप मॉलिक्यूल की देखोगे, ये सिर्फ थ्योरेटिकल चीज है, एग्जिस्ट थोड़ी कर रही है। ठीक। और ठीक सर है, कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं, यहाँ तो पूरी नहीं हो पाएंगी H3 से, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो हाँ, इस वो वजह से भी ये बन नहीं, वो वो है। एम्पेरिकल फॉर्मूला, उसको समझो कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो मॉलिक्यूल सेल्फ बन नहीं रहा है। ठीक। ठीक है, अच्छा देखो ये क्वेश्चन 17 और कर लो, ये खुद से भी कर सकते हो लेकिन मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी कर लो इसको। कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 48 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब मीथेन ये है CH4, इसका वॉल्यूम तुमसे पूछ रहा है, तो इसके नीचे मैं वॉल्यूम की हेडिंग डाल दूंगा, टू प्रोड्यूस 48 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट साइड पे है, इसके वॉल्यूम की ही बात कर रहा है, तो इसके नीचे मैं वॉल्यूम की हेडिंग डाल दूंगा। अब इसमें देखो लिमिटिंग और एक्सेस का हमारे पास कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि वो मुझे स्पेसिफिक होके पूछ रहा है कि अगर मुझे 48 सेंटीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो मीथेन कितना चाहिए होगा। अब मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे पास प्रोडक्ट ऑलरेडी है और मैं उससे चेक कर रहा हूँ कि अगर इतना प्रोडक्ट बनाना है तो मीथेन कितना चाहिए ये बताओ। तो स्टेप्स हम वही फॉलो करेंगे, मीथेन का वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम की हेडिंग डाल देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम की बात कर रहा है उसके नीचे वॉल्यूम की हेडिंग डाल देंगे। अच्छा, फिर उसके बाद इनके मोल्स उतार देंगे, मीथेन के साथ 1 मोल है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी 1 मोल है, और वॉल्यूम बनाने के लिए हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाय 24 डेसीमीटर क्यूब, तो इट मींस 1 into 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन से कितना कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम बन सकता है 1 into 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अब यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो ये सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, मैंने डेसीमीटर क्यूब लिखा है, तो मोल्स की पहली पहली क्लास में हमने बात की थी कि ये कन्वर्जन हमें जरूर याद रखनी है कि 1 डेसीमीटर क्यूब में हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो अब अगर 48 सेंटीमीटर क्यूब है उसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो वो कितना हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज 0.048 डेसीमीटर क्यूब। तो फिर मैं यहाँ पे 0.048 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिखूंगा, 48 सेंटीमीटर क्यूब नहीं लिखूंगा, क्योंकि यूनिट यूनिफॉर्मिटी होना जरूरी है वरना आंसर गलत आएगा। सही है। अब मीथेन आपको निकालना है कितना मीथेन रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 0.048 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड,
तो यहाँ से आप x निकालोगे 1 इंटू 24 इंटू एक्स इज इक्वल टू 24 इंटू 0.048 क्रॉस मल्टीप्लाई करा और ये आ गया 24 इंटू 0.048 डिवाइडेड बाय 24. तो दिस वुड बी इक्वल टू 0.048 डेसीमीटर क्यूब या 48 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो. अच्छा, अब ये इतना सारा काम हमने किया, लेकिन अगर जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना मोल्स की, इनफ प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको ये चीज ऑलरेडी दिख रही है कि 1 मोल ऑफ मीथेन से 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है. मतलब 24 डेसीमीटर क्यूब. अगर 1 मोल की जगह वॉल्यूम लिखो तो 24 होगा ना. इसी तरह 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 24 डेसीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है. इसी तरह 48 सेंटीमीटर क्यूब अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनना है तो मीथेन कितनी चाहिए होगी. तो इनके बीच में देखो 1:1 का रेशियो. तो अगर ये 148 है तो ये भी 48 ही चाहिए होगा ना. तो ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आते हैं, तो आपने जो है वो फिर इस तरह से इतनी लंबी कैलकुलेशन ऐसा आएगा कि आप डायरेक्टली कर सकते हो. ये आप सबको, ये सारी चीज आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. लेकिन ये कब आप पे ग्रिप आएगी, जब आप इनफ प्रैक्टिस कर लोगे क्वेश्चंस की. तो जब आहिस्ता आहिस्ता आप जो है उस फ्लो में आ जाओगे कि आप समझ जाओगे कि मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है इसमें. अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कैलकुलेट द मोल्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड. कॉपर ऑक्साइड के मोल्स मांग रहा है आपसे. टू प्रोड्यूस 15 ग्राम ऑफ कॉपर मेटल. कॉपर मेटल जो है वो आपका कहाँ पे है, प्रोडक्ट साइड पर. उसके मास की बात कर रहा है, तो मैंने मास की हेडिंग डाल दी. अब अगेन इसमें भी लिमिटिंग एक्सेस वाला चक्कर इसलिए नहीं है क्योंकि वो प्रोडक्ट आपको बता रहा है कि इतना बनाने के लिए रिएक्टेंट कितना चाहिए. और रिएक्टेंट भी कौन सा पूछ रहा है, अपनी मर्जी का पूछ रहा है, कॉपर ऑक्साइड. तो मैं अमोनिया को अभी देख ही नहीं रहा. अच्छा, इसमें अगर देखो तो अब यहाँ पे मोल्स नीचे उतारो, तो कॉपर ऑक्साइड के तो मोल्स ही बनाने, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है. 3 मोल्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का कितना मास बनता है, कॉपर का मास बनाना है. तो मैं 3 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ कॉपर करूंगा, जो कि 64 समथिंग होता है. 64 है, थिंक 63 या 64 होता है. ठीक है. ओके, फिर 15 ग्राम ऑफ कॉपर मेटल बनाने के लिए उसे कितने मोल्स चाहिए होंगे कॉपर ऑक्साइड के. बस 3 इंटू 15 x इंटू 3 इंटू 64. तो x वुड बी 3 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 64. सही है. चलें आगे. सर अगर हम इसके भी मोल्स निकाल लें, अगर कॉपर के भी मोल्स निकाल लें 15 ग्राम में कितने मोल्स हैं, तो मोल्स में डायरेक्ट आंसर नहीं मिल जाएगा? मोल्स में डायरेक्ट ही तो आया आंसर. नहीं मोल्स मतलब ही तो कि आए इसके. नहीं, मतलब अगर कॉपर का मास रखा है ना हमने, अगर हम इसके मोल्स निकाल लेते, वो तो इक्वल है इक्वेशन के उससे, तो वो भी सेम ही आता ना आंसर. हाँ, वो आंसर सेम आता, बस तुम्हारा एक स्टेप बढ़ जाएगा उसमें. ठीक. अगर 64 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि कॉपर का जो एटॉमिक मास है ना वो 64 है. अब मुझे कॉपर के मास पर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे मास कंपेयर करना है. तो मैंने उसका कॉपर का यहाँ पे मास बनाया. और मास कैसे बनाऊंगा, 3 इंटू 3 मोल है तो 3 मोल का मास कितना होगा, 1 मोल का मास इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ कॉपर होगा. तो 3 मोल का मास कितना होगा, 3 इंटू एटॉमिक मास. कल वाली क्लास में नहीं थे क्या. अगर क्लासेस मिस करी नहीं है तो वो उसकी पड़ी जाएगी. अच्छा, अब एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं, कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन देखो क्या होता है कि अगर मेरे पास पानी है, देखो पानी जो होता है ना वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है. वो बहुत सारी चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है. तो वाटर को ना हम सॉल्वेंट कहते हैं. जैसे पानी में आप नमक डालते हो ना तो नमक डिसॉल्व हो जाता है. नमक क्या है, सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड. तो वो चीज जो वाटर में डिसॉल्व हो जाती है ना उसको हम कहते हैं सॉल्यूट. सॉल्यूट इज क्या है, सब्सटेंस
that dissolves in a solvent. और solvent क्या है? Substance that does the dissolving. जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिक्स हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो बनता है मिक्सचर, उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन में जितना ज्यादा आप सॉल्यूट डालोगे, वो सॉल्यूशन हम कहते हैं कि उतना ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगा। अगर सॉल्यूट ज्यादा होगा तो वो कंसंट्रेटेड कहलाएगा, अगर वो सॉल्यूट कम होगा तो वो डाइल्यूट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये 2 पानी के ग्लास हैं, इसमें जो पानी है वो इक्वल वॉल्यूम का है आधा आधा ग्लास पानी भरे हैं। मैं इसमें 1 चम्मच नमक डालूं और दूसरे वाले ग्लास में 2 चम्मच नमक डालूं, तो ज्यादा कंसंट्रेटेड वो कहलाएगा जिसमें मैंने नमक या सॉल्यूट 2 चम्मच डाला है, एंड द फर्स्ट वन वुड बी लेस कंसंट्रेटेड। अब मसला ये है कि आप मोर और लेस की टर्म्स में तो सिर्फ 2 चीजों को आपस में कंपेयर कर सकते हो ना, हमें इन चीजों को क्वांटिफाई करना है। और क्वांटिफाई हम कैसे करेंगे? हम कहेंगे कि भाई जो मोर कंसंट्रेटेड कह रहे हो ना आपको, तो इसकी एक वैल्यू बता दो। जिसको लेस कंसंट्रेटेड कह रहे हो, वैल्यू बता दो, ताकि मैं वैल्यूज देख के आपस में कंपेयर कर लूँ कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। तो देखो, कंसंट्रेशन को फिर एक क्वांटिटी बनाया गया, और कंसंट्रेशन का जो फॉर्मूला बनाया है वो क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और जिस सॉल्वेंट में वो डिसॉल्व है उसका हमने वॉल्यूम ले लिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। जैसे इस केस में पानी है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम का जो यूनिट लेंगे ना हम डेसीमीटर क्यूब लेंगे। देखो, डेसीमीटर क्यूब पे फोकस करते हैं, उसमें सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब हमारे फेवरेट यूनिट होते हैं केमिस्ट्री में वॉल्यूम के लिए, लीटर्स वगैरह नहीं होते, क्योंकि लीटर पे बड़े वॉल्यूम के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास कंसंट्रेशन का ये फॉर्मूला आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। अब देखो, फॉर एग्जांपल, ये जो मैंने 2 पानी के गिलास लिए थे, इनका अगर मैं आपसे वॉल्यूम पूछूं, लेट से ये है 5 डेसीमीटर क्यूब, और दूसरा वाला भी उसका वॉल्यूम है 5 डेसीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब में दूंगा तो डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेना। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, इसमें NaCl डाला, लेट से इसमें मैंने NaCl डाला 50 ग्राम्स, और दूसरे वाले ग्लास में मैंने NaCl डाला 100 ग्राम्स। मैंने कहा आप कंसंट्रेशन निकालो, तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। इस फॉर्मूले को अगर मैं सिंबल्स की फॉर्म में लिखूं, तो कंसंट्रेशन को हम C से डिनोट करते हैं, मोल्स को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम N से डिनोट करेंगे, और वॉल्यूम को V से डिनोट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट तो दोनों में सेम है, जो कि 5 डेसीमीटर क्यूब ही है। ठीक है, अब ये सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हुआ है, तो पहले वाले को मैं सोल्यूशन 1 कह देता हूँ, और दूसरे वाले ग्लास को सोल्यूशन 2 कह देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैंने जो सॉल्यूट डाला है वो क्या है? NaCl है ना, जो डिसॉल्व होगा वो सॉल्यूट है मेरा, लेकिन उस सॉल्यूट का तुम्हें मोल्स नहीं बताया, तुम्हें मास बताया। तुम उसके मोल्स निकाल सकते हो ना? कैसे? नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास। अब NaCl क्या है? ये मॉलिक्यूल है पूरा, तो मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो NaCl का मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, और मॉलिक्यूलर मास निकालने के बाद उसके मोल्स निकाल लो। तो NaCl का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे? इसका फॉर्मूला है NaCl, सोडियम जो है वो 23 होता है,
क्लोरीन जो है वो 35.5 होता है, तो ये आ जाएगा 58.5। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? मास, पहले सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट डाला है वो 50 ग्राम डाला है और मॉलिक्यूलर मास है सोडियम क्लोराइड का 58.5, और दूसरे सॉल्यूशन में आपने मास जो डाला है वो 100 ग्राम डाला है और मॉलिक्यूलर मास है सोडियम क्लोराइड का 58.5। तो 50 डिवाइडेड बाय 58.5, तो पहला वाला आपका बन जाएगा 0.854 मोल और दूसरा वाला आपका बन जाएगा 1.71 मोल। ठीक है, दोनों सॉल्यूशन में आपने सॉल्यूट के जो मोल्स डाले हैं वो निकाल। सही है, यहाँ तक बात समझ आई? उस्मान कुछ पूछ रहे हो? जी जी सर। सर मैं बोलो। कह रहा था कि वो एक सर वो मेरे स्कूल के सर ने ना इसी फॉर्मूले के साथ एक और फॉर्मूला लिखवाया था, नंबर मतलब मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो ये वाला फॉर्मूला कहाँ यूज होता है? देखो, फिर वो मैं अभी इसके बाद बताऊंगा। ठीक। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन 1 आ गया और दूसरा आ गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन 2। तो अगर आपको कंसंट्रेशन निकालनी है सॉल्यूशन 1 की, तो आप फॉर्मूला लगाया आपने, नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन 1 में नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट क्या है? 0.854 और उसका वॉल्यूम कितना है? 5 डेसीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास कंसंट्रेशन आ जाएगी 0.854 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ रही है हमारे पास 0.17 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब ये यूनिट जो मैंने मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिया है वो इसलिए लिया है क्योंकि न्यूमरेटर में मोल है, डिनोमिनेटर में डेसीमीटर क्यूब है, वॉल्यूम का यूनिट। तो इसको हम क्या लिखेंगे? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सही है। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 2 निकालो, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 2 निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला तो वही है, मोल्स आपके पास डिफरेंट है जिसकी वजह से कंसंट्रेशन भी डिफरेंट आएगी। तो मोल्स आपके पास कितने हैं? सॉल्यूशन 2 में जो आपने सॉल्यूट के मोल्स डाले हैं वो डाले हैं 1.71। वॉल्यूम जो है वही है सॉल्यूशन 2 का भी, सॉल्वेंट का 5 ही है। ये हमारे पास आ रहा है 0.34 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब सोल्यूशन 2 की जो कंसंट्रेशन आ रही है देखो वो ज्यादा आ रही है, 0.34 आ रही है, सोल्यूशन 1 की कम आ रही है क्योंकि सोल्यूशन 2 में मैंने ज्यादा सॉल्यूट डाला था। तो बेसिकली कंसंट्रेशन क्या शो कर रहा है दोनों का कि सोल्यूशन 1 के इन एवरी 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन 1 देयर आर 0.17 मोल ऑफ सॉल्यूट, एंड सिमिलरली about solution 2 that in every 1 decimeter cube of solution 2 there are 0.34 mole of solute। तो सॉल्यूशन 2 के हर 1 डेसीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के ज्यादा हैं जो कि 0.34 है, इसलिए सॉल्यूशन 2 इज मोर कंसंट्रेटेड। तो अब आपके पास देखो वैल्यूज आ गई पूरी, ठीक है, क्वांटिफाई कर लिया आपने उसको। तो ये कंसंट्रेशन होती है हमारे पास। अच्छा, दूसरी बात ये जो उस्मान ने मुझसे पूछा कि कंसंट्रेशन का, देखो कंसंट्रेशन को हम लोग मास ओवर वॉल्यूम से भी डिफाइन करते हैं अक्सर। तो मास ओवर वॉल्यूम लूंगा तो फिर सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 की कंसंट्रेशन निकालने के लिए आपको सॉल्यूट के मोल्स नहीं निकालने पड़ेंगे, आप डायरेक्ट C इज इक्वल टू M ओवर V कर लोगे। तो पहले हमने मास लिया था सॉल्यूशन 1 का, सॉल्यूशन 1 में सोडियम क्लोराइड या सॉल्ट मैंने डाला था 50 ग्राम और दूसरे में हमने 100 ग्राम डाला है और वॉल्यूम 5 डेसीमीटर क्यूब में। तो ये हमारे पास बन जाएगी 10। अब ऊपर मैंने न्यूमरेटर में मास लिया है, नीचे वॉल्यूम लिया है, तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा? ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। इसका यूनिट मैं ऐसे लिखूंगा, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, इसी तरह जो दूसरी वाली है सॉल्यूशन 2 की, वो 100 डिवाइडेड बाय 5 है, तो 100 डिवाइडेड बाय 5 हमारे पास बनेगा 20 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो फाइनल आपके पास जो
कंक्लूजन है वो तो सेम ही आ रहा है, क्योंकि सोल्यूशन 2 की कंसंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब में ज्यादा आ रही थी सोल्यूशन 1 से। इसी तरह ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में भी कंसंट्रेशन जो होगी ना वो ज्यादा ही है। तो कभी कभार ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब भी वो दे देता है। तो अच्छा, कभी कभार जो है ना वो आपको अगर ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में दे देता है ना, फॉर एग्जांपल जैसे आपने सोल्यूशन 1 जो है वो, लेकिन मोस्टली 99% केसेस में मोल पर डेसीमीटर क्यूब ही चलेगा। अगर फॉर एग्जांपल सोल्यूशन 1 की कंसंट्रेशन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में है 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, और आपको इसको मोल पर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो ये जो सॉल्यूट है वो क्या है, सोडियम क्लोराइड मैंने डाला है। तो आप क्या करोगे, इस वैल्यू को देखो, इसमें 10 जैसे फिजिक्स में वो यूनिट कन्वर्जन करते हो ना, मीटर पर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाते हो, 2 यूनिट एक साथ जब कन्वर्ट करते हो, तो यहाँ भी ऐसे ही करना है कुछ, कि ये आपके पास जो है वो मास है, और अगर आपने इस ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट करना है ना, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मतलब ये जो वैल्यू है इसको मैं डिवाइडेड बाय एमआर कर दूंगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, क्योंकि सॉल्यूट सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड का एमआर मैंने अभी ऊपर निकाला था 58.5, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 58.5, तो ये ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब कन्वर्ट हो जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। और ये क्या आ जाएगा, जो ऊपर आपने 0.17 निकाला है, तो ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट होकर 0.17 मोल पर डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। सही है, समझ आई यहाँ तक बात? पूछना है किसी को? पास तो नहीं हो गया थोड़ा? अच्छा, सॉल्यूट के बारे में एक चीज और, के सॉल्यूट जो होता है ना वो जरूरी नहीं है कि हमेशा वो सॉलिड ही हो। क्या आप सॉल्यूट जो है वो आप हमेशा यही समझो कि सॉल्यूट जो है वो सॉलिड ही फॉर्म में होगा और सॉल्वेंट जो होगा वो लिक्विड ही होगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, हमारे पास ओ लेवल में सॉल्वेंट तो हमेशा लिक्विड ही आता है, जिसमें 90% केसेस में वो वाटर ही होता है। लेकिन सॉल्वेंट जो है ना वो गैस भी हो सकती है। इसी तरह जो सॉल्यूट है ना वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकती है। जैसे आपने अभी पानी के अंदर वाटर सॉल्वेंट लिया और उसके अंदर NaCl डाला, वो सॉल्यूट है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आपने वाटर के अंदर कोई गैस मिक्स कर दी है, वाटर सॉल्वेंट है और इसके अंदर लेट से आपने अमोनिया गैस मिक्स कर दी है, तो फिर अमोनिया की कंसंट्रेशन इन वाटर, तो अमोनिया के मोल्स C=N/V, तो वो उसकी कंसंट्रेशन आएगी, तो ये भी कंसंट्रेशन बनाएगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि किसी लिक्विड को आपने लिक्विड में मिक्स कर दिया, बिल्कुल हो सकता है। जैसे वाटर में आपने अल्कोहल मिला दिया है, अल्कोहल ना मिक्स हो जाता है पानी के अंदर, ठीक है, तो इसकी भी कंसंट्रेशन आएगी, तो इस बार अल्कोहल जो है वो सॉल्यूट हो जाएगा तुम्हारा। तो ये मत समझना कि सॉल्यूट हमेशा सॉलिड ही हो सकता है, नहीं, वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों हो सकते हैं। सॉल्वेंट जो है वो, अच्छा सॉल्वेंट जो है ना वो लिक्विड और गैस हो सकता है, सॉल्वेंट ना सॉलिड नहीं होता, क्योंकि सॉलिड अपने अंदर किसी चीज को डिसॉल्व नहीं करवा सकता ना, मसला ये है। सर क्वेश्चंस जी। सर ये जो सॉल्यूट है ये वो क्या हो सकता है, अनडिजॉल्व इन हो सकता है कोई भी लिक्विड में, तो उसकी कंसंट्रेशन निकल अनडिसॉल्व सकती है? नहीं, जब तक वो डिसॉल्व नहीं होगा तो फिर वो कंसंट्रेशन नहीं आएगी, क्योंकि वो फैला ही नहीं है ना अच्छा पानी में। अच्छा, अगर सैंड की वो बिल्कुल बॉटम में बैठ गया पानी में, तो उस जगह की नहीं निकल सकती जहाँ पे वो बैठी, बस जहाँ बैठी हुई है वो? नहीं, ठीक। ठीक है, डिसॉल्व चीज होगी, से शुरू में ही बोल दिया डिसॉल्व। अच्छा, इस क्वेश्चन में वो कह रहा है फाइंड आउट द मोल्स ऑफ 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ कॉपर 2 सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर 2 सल्फेट जो सोल्यूशन बना हुआ है ना उसकी कंसंट्रेशन दी हुई है उसने 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब।
जिस वॉल्यूम में वो है वो दिया हुआ है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्या पूछ रहा है? मोल्स बताओ। अब तुम्हें फॉर्मूला तो पता है, C इज इक्वल टू एन ओवर वी। इस फॉर्मूले में कंसेंट्रेशन बताई भी है, नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है और वॉल्यूम बताया हुआ है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। कंसेंट्रेशन दी हुई है डेसीमीटर क्यूब में, तो इस सेंटीमीटर क्यूब को आप डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दोगे। कैसे कन्वर्ट करोगे? 1 डेसीमीटर क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, तो 1000 से डिवाइड करोगे इसको, तो ये बन जाएगा 1 डेसीमीटर क्यूब। नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएंगे? 0.5 इंटू 1, दैट इज 0.5 मोल किसके? कॉपर टू सल्फेट के। ये तो आसान सा था कुछ। अब जैसे एक क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अमोनियम क्लोराइड कंटेनिंग 0.1 मोल्स। मोल्स दिए हुए हैं 0.1, वॉल्यूम दिया हुआ है 250 सेंटीमीटर क्यूब। अब कंसंट्रेशन हम मोल पर डेसीमीटर क्यूब में निकालते हैं ना, तो इसको डिवाइड बाय 1000 करोगे तो 0.25 डेसीमीटर क्यूब बन जाएगा ये वॉल्यूम। कंसंट्रेशन क्या होती है? C इज इक्वल टू एन ओवर वी। कंसंट्रेशन निकालनी है, मोल्स दिए हुए हैं 0.1, वॉल्यूम है 0.25, तो कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी? 0.1 डिवाइडेड बाय 0.25 एंड दैट वुड बी इक्वल टू 0.4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सही। अब जैसे मैं कह रहा था ना, जरूरी नहीं है कि सॉल्यूट हमेशा जो है वो आपका सॉलिड ही हो, गैस भी हो सकती है, तो वो गैस वाला एक क्वेश्चन करा देते। जैसे ये है ना, फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ, ये ऑफ है, इसमें टाइपिंग एरर बहुत है, 240 सेंटीमीटर क्यूब है ये, ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब सल्फर डाइऑक्साइड गैस है इन 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। मतलब पानी सॉल्वेंट जो है ना वो 200 सेंटीमीटर क्यूब है, वाटर सॉल्वेंट। उसके अंदर डिजोल्व सॉल्यूट क्या डिजोल्व करा है इस बार? सॉलिड नहीं है वो, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, और उसका भी तुम्हें क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया हुआ है, उसके मोल्स नहीं दिए हुए। लेकिन कंसंट्रेशन जब तुम निकालते हो तो नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम करते हो ना। अब सॉल्यूट के मोल्स रखते हैं न्यूमरेटर में। अब सॉल्यूट जो है वो तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, उसके तो वॉल्यूम दिया हुआ है, मोल्स नहीं दिए हुए। तो पहले आप उसके मोल्स निकालोगे, जैसे सोडियम क्लोराइड के निकाले थे, मास से मोल निकाले थे। सल्फर डाइऑक्साइड के आपको जो वॉल्यूम दिया हुआ है उससे मोल्स निकाल लो। आपको पता है कि ये गैस है और 1 मोल ऑफ एनी गैस हैज हाउ मेनी मोल्स? 20। 1 मोल ऑफ एनी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो 24 डेसीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, अभी 240 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 240 डिवाइड बाय 1000, जो कि हो जाएगा 0.24 डेसीमीटर क्यूब। तो 1 मोल में 24 डेसीमीटर क्यूब होता है, तो 0.24 डेसीमीटर क्यूब की अगर कोई गैस है तो उसके कितने मोल्स होंगे? क्या आएगा? 0.24 इंटू 1 x इंटू 24, तो 0.24 डिवाइडेड बाय 24। समझ आई यहाँ तक बात? ये हमारे पास बना 0.01 मोल। अच्छा, तो ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के मोल्स आ गए ये। इसका वॉल्यूम कितना है? 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। तो अभी वाटर का वॉल्यूम भी सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, उसको भी डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 200 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हो जाएगा 0.2 डेसीमीटर क्यूब। तो सॉल्वेंट के वॉल्यूम जो है वो 0.2 डेसीमीटर क्यूब है। तो यहाँ रखोगे तो इट वुड बी इक्वल्स टू 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सही।